जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, हमने जैसा कि 1 से 10 तक की प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज थी वो हमने देख ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी 2022 के नाम से, जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, उससे देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें इन प्रश्नोत्तरी में होंगी जो कि एनटीए हमसे एग्जाम में पूछता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आगे के प्रश्न की। प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन सी है, झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। तो यहाँ पे ये है कि झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, अनामिका, 1923 ईस्वी में। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का है, 1928 ईस्वी में। और फिर है महादेवी वर्मा जी का निहार, 1930 ईस्वी। तो ये हो गया झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों देखिए, एक तो कई सारे लेखकों या रचनाकारों की रचनाएं दे देता है, उनका अनुक्रम पूछ लेता है। और इसमें एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रचनाकार का नाम दे देता है और उनकी कई सारी रचनाएं दे देता है, फिर उनके बारे में पूछ लेता है। जैसे ये प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। ये हो गया हमारा सही उत्तर। अब प्रेम पथिक जो है वो 1914 ईस्वी में आया था, आंसू 1925 ईस्वी में, लहर 1933 ईस्वी में और कामायनी 1935 ईस्वी में। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। जैसे कि कुछ कुछ आचार्य हैं, उनकी रचनाएं ज़्यादातर पूछता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, मुंशी प्रेमचंद हो गए, रामचंद्र शुक्ल हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए। ऐसे लोगों की रचनाएं ज़्यादातर पूछता है। तो ठीक है, नाटक भी पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो उनके बारे में भी पूछ लेता है। चंद्रगुप्त, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको भी हमें याद रखना है कि कौन सा प्रकाशन वर्ष किस रचना का है। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन सी, सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब। कृष्णा सोबती जी का है सूरजमुखी अंधेरे के, 1972 ईस्वी। उषा प्रियमवदा का है शेष यात्रा, 1984 ईस्वी। नासिरा शर्मा का है ठीकरे की मांग, 1989 ईस्वी। और मृदुला गर्ग जी का है कठगुलाब, 1996 ईस्वी। दोस्तों प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम क्या है। ये नीचे कहानी संग्रह दिए हुए हैं, इसमें सही उत्तर पूछ रहा है। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी, इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। अब निम्नलिखित कहानी संग्रहों का जो अनुक्रम है वो है कि मोहन राकेश जी का है इंसान के खंडहर, 1950 ईस्वी में। परिंदे वो है निर्मल वर्मा का, 1960 ईस्वी। और सतह से उठता आदमी है मुक्तिबोध का, 1971 ईस्वी। और उदय प्रकाश जी का है पीली छतरी वाली लड़की। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन पहला, तमाल के झरोखे, शेफाली झर रही है, शीरीष की याद आई, रथ यात्रा।
तो तमाल के झरोखे 1981 ईस्वी, शेफाली झर रही 1989 ईस्वी, शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी और रथ यात्रा 2002 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है। अंधा युग नाटक के अंक दिए हुए हैं और उनके शीर्षकों का सही अनुक्रम पूछ रहा है क्या है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन डी, कौरवी नगर, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। तो ये अंधा युग है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाट्य है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ था। इस गीति नाट्य के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का शाप। तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेता है। सर्ग समझ लीजिए, किसी का सर्ग पूछ लिया, कामायनी का ही पूछ लिया, या फिर कांड पूछ लिया, रामचरितमानस के कांड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें, इन चीजों पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम क्या है। आत्मकथाएं दी हुई हैं और उनका सही क्रम पूछ रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये तो हरिवंश राय बच्चन जी का है और 1969 ईस्वी में। अमृतलाल नागर जी का है टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में। सहचर है समय ये रामदर्श मिश्र जी का है 1991 ईस्वी और आज के अतीत वो है भीष्म साहनी का 2003 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि काल क्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। यहां पे दिया हुआ है साहित्य के सिद्धांत और सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी है, रस अलंकार नीति ध्वनि। ठीक है, रस अलंकार रीति ध्वनि। रस दूसरी शती, आचार्य हैं इसके भरत मुनि। इस सिद्धांत के कौन है? भरत मुनि। फिर है अलंकार सिद्धांत, समय है 6वीं शती और आचार्य हैं भामा। रीति 8वीं शती, आचार्य हैं वामन और ध्वनि सिद्धांत है 9वीं शती, आनंदवर्धन। ठीक है, तो रस सिद्धांत के आचार्य भरत मुनि, अलंकार सिद्धांत के भामा, रीति सिद्धांत के वामन और ध्वनि सिद्धांत के आनंदवर्धन। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन सी, काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, फिर इसके काव्यादर्श का सबसे पहले देख लेते हैं। काव्यादर्श के ग्रंथकार हैं दंडी, समय है 7वीं शती। ध्वन्यालोक के ग्रंथकार हैं आनंदवर्धन, समय है 9वीं शती। फिर राजशेखर हैं काव्य मीमांसा के ग्रंथकार और समय है 9वीं शती का उत्तरार्ध। और वक्रोक्ति जीवितम के ग्रंथकार हैं कुंतक, समय है 10वीं शती। फिर अगला प्रश्न है जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम है। विचारकों का, ये पाश्चात्य विचारक दिए हुए यहाँ पे, उनका सही अनुक्रम पूछ रहा है, क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, I.A. रिचर्ड्स। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी इनका जन्मकाल है। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 ईस्वी, ऑस्कर वाइल्ड 1856 ईस्वी और I.A. रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। ये पाश्चात्य विचारक हैं और इनका जन्मकाल यहाँ पे दिया हुआ है।
फिर है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, इनमें एक तो स्थापना असर्शन ए है और दूसरा तर्क रीजन आर है। फिर नीचे कूट में दिए गए सही विकल्पों का चयन करके उत्तर देना है। अब है यहाँ पे कि असर्शन दिया हुआ है ए, कथन जिसे कहते हैं, स्थापना कहते हैं। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। अब कूट देख लेते हैं इसमें से। तो यहां पे दोस्तों कूट दिया हुआ है ए, बी, सी और डी के तौर पे। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें स्थापना तो सही है पर उसका तर्क जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। फिर देखिए यहाँ पे उसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन भी दिया हुआ है। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, यह कथन सत्य है, किंतु सहृदय मतलब पाठक या दर्शक को काव्य से नाटक देखने से जो भाव उत्पन्न होता है वह आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, ना कि पश्चिमी शास्त्रों का। किसमें कहा गया है? भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, ना कि पश्चिमी शास्त्रों में। तो जबकि तर्क में हमारे पश्चिमी शास्त्र दिया गया था, इसलिए हमारा तर्क गलत हुआ था। तो याद रखिएगा, ब्रह्मानंद का समानार्थी किसमें कहा गया है? रस को भारतीय शास्त्रों में। फिर प्रश्न है, अगला प्रश्न है तर्क और रीजन वाला, सॉरी स्थापना और तर्क वाला। तो वो ये है कि स्थापना दिया हुआ है ए, रस ना तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और ना अविकल्पक। अब इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो यहां पे दोस्तों अपना जो स्थापना है असर्शन ए वो सही है और तर्क गलत है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं, रस ना तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और ना सविकल्पक कथन सही है, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, विभत्स आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है। जबकि तर्क में दिया गया है कि इस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है, जो कि असत्य है। ठीक है, निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था तर्क में नहीं है, इसलिए वो असत्य हो गया है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि स्थापना दिया हुआ है असर्शन ए, काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। अब इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो इसमें दोनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहां पे सही है। स्थापना और तर्क यहां पे दोनों सही है। फिर अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है स्थापना असर्शन ए, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है। अब इसके लिए तर्क देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं। तो तर्क दिया हुआ है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। तो यहाँ पे दोस्तों तर्क और रीजन दोनों सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, सॉरी स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, मतलब असर्शन ए और आर दोनों यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है,
स्थापना दिया हुआ है कथन मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक रचना को समझने की एक भ्रामक विधा है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या और कोरी कल्पना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों है वो है तर्क भी गलत है और कथन भी गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ए भी गलत है और आर भी गलत है। अब देख लेते हैं कैसे। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है, यह कथन गलत है क्योंकि मिथक शास्त्र काल्पनिक रचना है जो रूढ़िवादी होती है, ठीक है। जबकि तर्क में दिया हुआ है क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। गलत है क्योंकि मिथक शास्त्र में भी कुछ सत्य कथा तथा कुछ यथार्थवादी तथ्य होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि स्थापना कथन दिया हुआ है संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया है क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो यहां पे दोनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कथन दिया हुआ है स्थापना छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। अब तर्क देख लेते हैं। तर्क में दिया हुआ है क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहां पे दोस्तों दोनों गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है, सॉरी आर ए भी गलत है स्थापना, और आर भी गलत है तर्क। छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, ये सही नहीं है। इसलिए कि छायावाद में प्राकृतिक चित्रण भी हुआ है, सौंदर्य बोध भी हुआ है तथा रहस्यवाद के साथ मानसल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना भी विद्यमान है उसमें। फिर तर्क में दिया हुआ है कि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, जबकि तर्क में दिया हुआ है अभिव्यक्ति हुई है। तो इस लिहाज से दोनों यहां पे गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि कथन स्थापना ए दिया हुआ है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनमें कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है किंतु ये साध्य नहीं है। इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो ये है कि दोनों सही हैं। तर्क और कथन दोनों सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है और असर्शन ए वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जाती है। तो ये तो यहाँ पे गलत लग रहा है। फिर तर्क देख लेते हैं क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है मनोबल से नहीं, ये भी तो दोनों गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब क्यों गलत है? तो वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, ये गलत है क्योंकि वीरता का अनुकरण संभव है पर अभ्यास आदि से, ना कि मन की प्रसन्नता उधार लेकर। ठीक है। फिर है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल के साथ मनोबल से भी है, और यहां पे बोल रहा है मनोबल से नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्यों सही है, और ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, उसका असर्शन आगे दिया हुआ है। तो यहां पे दोस्तों कथन दिया हुआ है कि परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। ये हो गया हमारा कथन।
ये तो सही लग रहा है। तो इसके बाद रीजन जो है, तर्क, वो देख लेते हैं कि क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। ये गलत है। अब इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। परंपरा रूढ़ी पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। अब तर्क में जो दिया हुआ है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति तो है किंतु परिवर्तन का निषेध नहीं होता है, जबकि तर्क में दिया हुआ है कि निषेध होता है, इसलिए ये तर्क गलत है। फिर अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। ये सही लग रहा है। फिर तर्क है क्योंकि अनेक अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। मतलब इसमें तो अब कुछ गलत है नहीं कि हम लोग यहाँ पे देखें, चेक करें। ठीक है, तो उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कथन सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये तो हमारा सही लग रहा है। फिर तर्क रीजन आर दिया हुआ है, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है, ये असत्य है। तो ए सही, आर गलत, ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं क्योंकि इनका कल्पना से संबंध होता है, तभी तो काव्य में कवि द्वारा कल्पना करके जीव जगत, नायिका वर्णन, विरह वर्णन में चमत्कार पूर्ण उक्तियां कहता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क दिया हुआ है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। इसके लिए तर्क रीजन आर देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला जो है तर्क वो तो गलत है, और जो दूसरा पहला जो कथन है वो गलत है, और जो दूसरा तर्क है वो सही है। अब क्यों गलत है? पहला, क्लासिक मतलब प्राचीन या शास्त्रीय नाटक देश कालातीत नहीं होता, यह कथन गलत है, क्योंकि क्लासिक नाटक देश कालातीत होता है, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि दो कथन है। पहला है कि कथन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। ठीक है, स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, ये कथन तो सही है, पर इसके लिए तर्क दिया हुआ है इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गढ़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्रता का यूटोपिया मतलब आदर्श राज्य है, यह कथन सही है, जबकि इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है, यह कथन गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के व्याख्याता है। बिल्कुल व्याख्याता है। फिर तर्क दिया हुआ है रीजन, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं, तो ए सही आर गलत, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के व्याख्याता है, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिकता का दृष्टिकोण विद्यमान है। यहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टिकोण नहीं मिलता है। ठीक है, तो दृष्टिकोण विद्यमान है। फिर अगला प्रश्न है
कि कथन दिया हुआ है, भ्रम, कल्पना और प्रतिभिज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक का प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो यहाँ पे ये तो सही है। दूसरा तर्क दिया हुआ है, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। ये भी सही है। तो तर्क और कथन दोनों सही हैं, तो इसका मतलब दोनों सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।